बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिकल मेथड विच इज़ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस मींस के जिसका डेरिवेटिव एक से ज़्यादा डेरिवेटिव उस इक्वेशन में मौजूद हो। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ हम चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ इस चैप्टर के बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें पावर सीरीज सोल्यूशन भी है, रॉन्क्सियन भी है और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप इस चैप्टर की सारी वीडियोज़ को देखें। इंशाल्लाह ये सारी चैप्टर स्टेप बाई स्टेप हम एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज की पहली जो एक्सरसाइज है 10.1 उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसके बाद होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में बता के जो पहली एक्सरसाइज है विच इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हायर ऑर्डर की होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो 9th चैप्टर था उसमें हमने ओनली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। सारे चैप्टर में हमने मुख्तलिफ मेथड्स, मुख्तलिफ चीज़ें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था जिसमें सिर्फ एक फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व था। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि आपको पता है कि नाम से ज़ाहिर है कि हायर ऑर्डर है, तो इट मीन्स वन फर्स्ट डेरिवेटिव से अपर डेरिवेटिव्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। nth डेरिवेटिव तक हम इसका जनरल पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हायर ऑर्डर, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। A linear differential equation of order n in the dependent variable y and the independent वेरिएबल x is of the form, ये किस फॉर्म में होगी, a नॉट ऑफ x कोई पॉलिनोमियल x की dny ओवर dxn प्लस a1 ऑफ x कोई दूसरी पॉलिनोमियल x की एक डेरिवेटिव कम dxn माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन an माइनस 1 ऑफ x और फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस an ऑफ x और बगैर डेरिवेटिव के इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ f ऑफ x। दिस इज कॉल्ड, दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का यहाँ से हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज nth डेरिवेटिव हमारे पास इस इक्वेशन में अवेलेबल है। अगर यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव अवेलेबल होता तो हम कहेंगे ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी लीनियर। अगर सेकंड होता तो सेकंड की जितना भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर इससे आगे एक और डेफिनेशन करूँ कि विच इज़ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, इफ f ऑफ x, ये जो इक्वल टू के दूसरी तरफ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन ये इक्वेशन नंबर ए इसे कह लेते हैं, देन इक्वेशन नंबर ए will be homogeneous linear differential equation तो फिर ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बिकॉज इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर हमारे पास 0 आ जाता है देन वी कॉल इट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इफ ये f ऑफ x
इज नॉट इक्वल टू 0, कोई ना कोई चीज है, कोई फंक्शन है, कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है, देन इक्वेशन नंबर ए इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर ये इसको हम कहेंगे कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं आपको, हमने जो इस नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है, हमने डिस्कस करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को, जो कि हायर ऑर्डर में होंगी। तो 10.1 जो है वो इसी के गिर्द घूमती है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो कि हायर ऑर्डर की हैं उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो लेट एक्सरसाइज 10.1 solutions of homogeneous linear differential equations। नंबर 1, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि अब ये सारी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आ गई है, तो इसमें अगर मैं इसके रूट्स जो है वो कह लूँ हमारे पास, इफ m1 m2 अप टू mn आर रूट्स ऑफ general solution then of if m1 m2 are the roots, are distinct roots, then general solution will be y is equal to, इसके कितने रूट्स निकले हैं, m1 m2 mn तक। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। जितनी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उतने ही रूट्स आपके निकलेंगे अगर वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर n है तो n रूट्स निकलेंगे, और वो सारे के सारे, अगर पहला केस है कि अगर वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, अगर वो सारे के सारे मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो फिर क्या होगा, डिस्टिंक्ट भी हों और रियल भी हों। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लें, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएं, देन उनका जनरल सोल्यूशन इसका किस तरह का होगा। तो जनरली हम बगैर किस सोचे समझे इसके पहले रूट्स निकालेंगे। वो मैं आपको भी बताता हूँ कि इसके कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे दी होगी, तो उसके रूट्स कैसे निकालने हैं वो मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल आप इसके केस पढ़ लें। तो इसका फर्स्ट केस ये है कि अगर उसके रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट और रियल आ जाएं, देन उसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, c1 एनी कांस्टेंट e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 एनी अदर कांस्टेंट e रेज़ टू पावर m2x, m1 फर्स्ट रूट एंड m2 सेकंड रूट प्लस अप टू सो ऑन cn e पावर mnx। ये इसके आगे जनरल सोल्यूशन आएगा किस केस में, जब उसके रूट्स जो हैं आपके पास डिस्टिंक्ट और रियल आएंगे। फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस, इफ दो रूट्स आपस में इक्वल आ जाएं, इफ टू रूट्स आर इक्वल, देन जनरल सोल्यूशन is y is equal to c1 plus c2x into e power
m1x, बिकॉज m1 और m2 आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो m1 रख लें या m2 रख लें, दोनों है तो एक ही चीज़। बट इधर हमारे पास दो कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास दो रूट्स हैं, तो जितने रूट्स हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जितने आपके ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मैंने फर्स्ट में आपको पढ़ाया था, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट्स आपके अवेलेबल होंगे। तो आपके पास इधर दो रूट्स हैं, तो दो कांस्टेंट्स आने चाहिए थे, तो दो कांस्टेंट्स की आने की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि c1 प्लस c2x, क्लियर। और c1 प्लस c2x इसलिए किया क्योंकि दो रूट्स हैं और दो रूट्स जो है वो आपस में इक्वल है, तो e पावर m1x सेम दोनों का वही रहेगा, तो वो हमने बाहर निकाल लिया। तो इस तरह का जनरल सॉल्यूशन होगा व्हेन टू रूट्स आर इक्वल। इससे ऊपर वाला जो केस था वो सारे डिस्टिंक्ट थे रूट्स, ये नीचे वाला केस तब है जब कोई रूट्स इक्वल आ जाए। थर्ड केस, इफ रूट्स आर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। यहां से आपको क्या नजर आ रहा है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्यों बताया उसने? बिकॉज वो कहना चाह रहा है कि अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं तब हम क्या करेंगे, देन, यानी कि इसके साथ मैं लिख सकता हूं कि जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, देन जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू e पावर अल्फा x इंटू c1 cos ऑफ बीटा x प्लस साइन ऑफ बीटा x। ये आपके पास जो आ जाएगा c1 अल्फा x प्लस c1 cos बीटा x प्लस साइन बीटा x। ये आपके पास आ जाएगी सिचुएशन व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। एक और फॉर्म रह गई है, वो फॉर्म कौन सी है जी? वो है, वो केस कौन सा है? उस केस में उसने बताया हुआ है कि अगर रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स तो हों। ये कब है? जब कॉम्प्लेक्स हों और सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, डिस्टिंक्ट हों। अब जब कॉम्प्लेक्स भी हों और एक दूसरे के इक्वल भी आ जाएं, दो रूट्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, देन हमारा जनरल सॉल्यूशन किस तरह का बनेगा, वो चौथी फॉर्म है। फोर्थ, इफ अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा एक रूट एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा दूसरा भी यही आ जाए, देन उसका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू ई पावर अल्फा x इंटू c1 प्लस c2x इंटू cos ऑफ बीटा प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन ऑफ बीटा x। लें जी, ये बन गया आपके पास, यहां पर c2 आएगा। इस तरह के रूट्स होंगे। लें जी, ये सारा सिनेरियो है, इसकी समझ तब तक नहीं आनी जब तक हम एग्जांपल्स नहीं करेंगे। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n की डेफिनेशन, अगर इसके इक्वल टू के f ऑफ x की जगह 0 आ जाए, देन वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर बन जाती है। अगर इसका f ऑफ x 0 के इक्वल ना हो, सम अदर फंक्शन हो, देन वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब हमारा कंसर्न इस एक्सरसाइज में होमोजीनियस से है, उससे अगली एक्सरसाइज में नॉन होमोजीनियस को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट या सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तरीके जो है ये 4 हैं। तो इन 4 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीकों को हमने देखा। इनको मैं अलग-अलग नाम दे देता हूं अभी। ये केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 है। केस 1 मीन्स व्हेन डिस्टिंक्ट रूट, केस 2 रीड्स व्हेन रिपीटेड रूट, केस 3 व्हेन इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, केस 4 मीन्स के इमेजिनरी और रिपीटेड रूट्स। तो इस तरह के 4 केसेस हमारे पास आएंगे, तो उसका जनरल सॉल्यूशन लिखने में हमें बड़ी आसानी होगी। तो ये सिनेरियो सारा उसको मैं लिखा रहने दूंगा, इसको मैं अब रेज करूंगा और मैं एक्सरसाइज डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा। सो नाउ एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1,
असल में होता क्या है, असल में हमने यहाँ पर जहाँ M1 M2 कहा है, यहाँ पर M1 M2 Mn जो है वो D1 D2 D3 हम लेट सपोज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन है 9D स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 12dy ओवर dx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में है। तो इसमें इस सारे को लिखने की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने डी स्क्वायर डी ओवर डी एक्स को डी बोल दिया, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बोल दिया कैपिटल डी। इसी तरह डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब को कैपिटल डी क्यूब बोल दिया। तो सिमिलरली डी एन ओवर डी एक्स एन जो है उसको डी एन बोल दिया कैपिटल डी एन। तो इसको हम किस तरीके से उसने लिखा हुआ है, उसने लिखा है 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन इस टाइप पे दिए होंगे, तो इसमें परेशान नहीं होना। इसमें ये जो d है असल में इसी के यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे और इसको और इस हिसाब से रूट्स देखेंगे और रूट्स देखने के बाद जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन दिया होगा इन विच d जो कैपिटल D है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल D स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव को, कैपिटल अकेला D जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो जितना उसकी पावर होगी उतने डेरिवेटिव को वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होती है, ये जो y के अलावा ये जो d's में होती है इसको इज इक्वल टू अगर 0 रख दें तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। सॉल्यूशन दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 1 इज 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इन विच d एक वेरिएबल है और d में क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन है। तो हम इसमें d के रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 12 प्लस माइनस 44 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 18 और हम इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0 ओवर 18। हमारे पास दो रूट्स आ गए यहाँ पे, d इज इक्वल टू 12 ओवर 18 या जिसको 2 ओवर 3 लिख सकते हैं। दूसरा रूट भी हमारे पास 2 ओवर 3 आ गया। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको इधर से नजर आ रहा है कि d, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो रूट आएंगे, तो दो रूट अगर आ गए हैं तो वो दो रूट आपस में मुख्तलिफ हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, रियल हैं या क्या हैं। तो इन चारों केसेस में से उनका केस बन रहा है ये रियल तो हैं रूट्स बट वो रिपीटेड हैं, तो जिसमें दो रूट्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास, सो बाय केस नंबर 2 वी हैव जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू इसके मुताबिक y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई पार m1 x, c1 प्लस c2x इंटू ई पार m1। अब m1 इसमें क्या है, ये 2 ओवर 3 ये दोनों m1 है, तो 2 ओवर 3 इंटू x यही हमारे पास जनरल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 होगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं है इसमें। सिर्फ आपने ये करना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने और उसको इसके साथ रिलेट कर देना है कि कौन सा वाला केस बन रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सिनेरियो था सारा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने सेम वही सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और हम देखेंगे कि कौन सा वाला केस बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 75d² प्लस 50d प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये मैंने सॉल्व करके रख दिया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये बनती है, y के अलावा जो होती है 75d², उसको और हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसके रूट्स फाइंड आउट किए हैं। तो जब मैंने इसके रूट्स फाइंड आउट किए तो हमें पता चला कि -1/3 प्लस -11√15 आयोटा। तो इससे पता चलता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और ये थर्ड वाला केस बन रहा है कि जिसमें अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा वाले जैसे रूट्स आते हैं। तो इसको अकॉर्डिंग टू द थर्ड केस रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो थर्ड केस में इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। सो जनरल सोल्यूशन इज के मुताबिक हमारे पास बनेगा e पावर अल्फा x। अल्फा इसमें क्या है, जो ये जो 1/-1/3 है ये अल्फा है, एंड बीटा इसमें हमारे पास क्या है वो है 11√15। तो इसके मुताबिक e पावर अल्फा x इंटू C1 कॉज ऑफ बीटा x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा x जब हम करेंगे तो e पावर -1/3x इंटू C1 कॉज ऑफ 11/15x प्लस C2 साइन ऑफ 11/15x आपके पास आ जाएंगे दो रूट्स। ठीक है जी। तो ये जनरल सोल्यूशन है। इन दो रूट्स के बारे में का जो है जनरल सोल्यूशन वो थर्ड केस के हिसाब से ये बनता है। नाउ ये तो सेकंड ऑर्डर की आपने जो है वो कर ली हैं। अब हम थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, d³ माइनस 4d² प्लस d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दें। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज d³ माइनस 4d² प्लस d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको बताया कि थर्ड क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर मैं सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करूंगा और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि इसका रूट्स पहले तो चेक करेंगे -1 इस पर के ऊपर -1 इसका रूट है या नहीं है। तो -1 सिंस d इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ this equation, so by synthetic division हमारे पास जो बन जाएगा, इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन करते थे 1 - 4 1 6। तो -1 से करना है तो 1 1 वैसे ही आ जाएगा, 1 1 ज़र -1, ये -5 आ गया और ये 5 आ गया, 6 आ गया और -6 आ गया। तो ये जब हमारा 0। तो सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअली किस लिए करते थे, तो जो -1 जो रूट है उससे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर क्वोशंट बच जाएगा, रिमाइंडर तो 0 बचता है क्योंकि वो रूट है, और वो क्वोशंट जो बच जाएगा उसको डिवाइड करने के बाद देन नाउ द रेजिडुअल इक्वेशन इज, जो बच जाएगी वो बच जाएगी d² माइनस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि अगर इसकी डिग्री 3 हो और वो सिंथेटिक डिवीजन एक बार करवाने के बाद उसकी डिग्री 2 रह जाती है, तो ये सेकंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई मेथड होते हैं, 3 मेथड हैं। तो उनमें से मैं वो पेयरिंग वाला मेथड इस पर अप्लाई कर देता हूँ। -2d माइनस 3d प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और d माइनस 2 इंटू d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक तो रूट हमारे पास ये था ना जो निकल आया। सेकंड रूट, दो जो रूट्स है दिस इंप्लाइज या तो d इज इक्वल टू 2 होगा और या d इज इक्वल टू 3 होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके 3 रूट्स हैं और तीनों मुख्तलिफ हैं और तीनों रियल हैं, -1 2 एंड 3। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है। डिस्टिंक्ट रूट्स हैं सारे और रियल हैं। सो अकॉर्डिंग टू केस नंबर 1
द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, क्योंकि 3 रूट्स हैं तो हमारे पास ये आएगा c1 e रेज टू पावर पहला रूट माइनस एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर दूसरा 2x प्लस c3 e रेज टू पावर तीसरा 3x। तो यही हमारे पास जनरल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन नंबर ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन, इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसका अगर आप इसको किसी और तरीके से करना चाहें तो वो वैसे भी कर सकते हैं। सिंस हमें नज़र आ रहा है कि अगर d इज इक्वल टू -1 रखूँ इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो -1 से अगर मैं इसको करूँ तो ये 1 1 1 1 1 -1 0 और 0 1 और -1 0। तो इसको मैं दी रेजिडुअल इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस माइनस आयोटा, बिकॉज वो 0 प्लस माइनस आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में हमने लिखना है। तो इसमें अल्फा 0 है, बीटा 1 है, एक रूट हमारे पास ये आ गया और दूसरे 2 रूट्स हमारे पास जो आ गए हैं वो ये आ गए। तो इनको देखते हैं जी कौन कौन सा केस बनता है। एक रूट में ये वाला जो रूट है इसमें तो हमारे पास केस बनता है फर्स्ट वन, और ये जो हमारा रूट है 2 रूट आए हैं इसमें हमारा थर्ड केस बनता है। तो उसी के हिसाब से इसके आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सो जनरल सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू, पहले इस रूट का यानी कि c1, इसमें कैसे होते हैं रूट, c1 e रेज टू पावर जो भी आएगा वो रूट e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस, अब इसका तो इसके लिए इस तरह का सोल्यूशन होगा e पावर अल्फा x इंटू c1 और 2 रूट्स होंगे, 2 कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो e पावर अल्फा इसमें क्या है 0x इंटू c2, क्योंकि c1 पहले यूज कर चुके हैं हम इसीलिए अगला कांस्टेंट यूज करेंगे sin 1x यानी कि अकेला x, सॉरी cos 1x, तो बीटा x है तो बीटा की जगह 1 है तो cos 1x प्लस c3 sin 1x। तो इसको जब मैंने लिखा तो e पावर 0x वो 1 हो जाएगा, c1 e पावर माइनस एक्स इन प्लस c2 cos ऑफ x प्लस c3 sin ऑफ x। यही हमारा जो है वो जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप खुद कर सकते हैं, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, वो मैं आपको कर देता हूँ, उसमें जो रूट्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं उस तरह के, तो उसमें कैसा जनरल सॉल्यूशन होगा मैं अभी आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है डी क्यूब माइनस 27 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज दिस इज इक्वेशन नंबर ए, d cube minus 27 is equal to 0 which can be written as d cube minus 3 cube is equal to 0। फार्मूले के मुताबिक d minus 3 into d square plus 3d plus 9 is equal to 0। इधर d minus 3 is equal to 0 और d square plus 3d plus 9 is equal to 0। यहाँ से d इज इक्वल टू 3 एक रूट निकल आया और इस पर लग जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं नहीं लगा रहा हूँ, आपने लगाना है और आपने देखना है कि वाकई ये रूट निकलते हैं। तो इसके जो रूट निकल आएंगे वो निकल आएंगे -3/2 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा, ये 2 रूट निकल आएंगे दूसरे वाले।
अब इन दो रूट्स के हिसाब से जो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा, ये तो हमारा है फर्स्ट केस वाला, रियल रूट है और डिफरेंट रूट है, तो ये फर्स्ट केस के हिसाब से इसका जो सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर mx है, तो m यहाँ पर हमारे पास जो रूट है वो 3 है, तो 3x आ जाएगा, प्लस इसमें क्योंकि ये वाला अल्फा है, ये वाला सारा बीटा है, तो उस हिसाब से हम ये रूट को अरेंज करेंगे, तो e रेज टू पावर अल्फा x, अल्फा क्या है -3/2x, देन इनटू c2 cos ऑफ बीटा x यानी कि 3 × 3 स्क्वायर रूट ओवर 2x प्लस c3 साइन ऑफ बीटा x, वही सेम 3 × 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 × x। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू ये जो रूट है ये अकॉर्डिंग टू थर्ड केस, एंड ये वाला जो रूट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो है वो ये बन गया 3 कांस्टेंट्स के साथ। अगर आप गौर करें, थर्ड इक्वेशन है 3 कांस्टेंट्स, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 3 कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर की है तो 2 कांस्टेंट, फोर्थ ऑर्डर की जितना ऑर्डर उसका होगा उतने उसके जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स अवेलेबल होंगे आपके पास। नाउ अब थोड़े ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जो ये तो था थर्ड ऑर्डर की, अब फोर्थ ऑर्डर के करते हैं जिसमें 4 रूट्स निकलेंगे और 4 ही कांस्टेंट उसमें अवेलेबल होंगे जनरल सॉल्यूशन में, तो थोड़े डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4d रेज टू पावर 4 माइनस 4d रेज टू पावर 3 माइनस 3d रेज टू पावर 2 प्लस 4d माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एज यू कैन सी दैट ये फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन से हमें 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे, फिर वो क्वाड्रेटिक रह जाएगी, क्वाड्रेटिक के 2 अलहदा से फाइंड आउट कर लेंगे, 4 सोल्यूशन हो जाएंगे। उन 4 सोल्यूशन को देखेंगे कौन कौन सा किस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 4d4 माइनस 4d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के बाद देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे -1 को। सिंस d इज इक्वल टू -1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो -1 अप्लाई करने के लिए हमें इसको सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा। 4 माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस 1 माइनस 1 4 वैसे ही 4 1 माइनस 4 माइनस 8 8 1 8, तो 5 5 माइनस 4 माइनस 5, और ये आ जाएगा -1 और ये 1 और 0। तो द रेजिडुअल इक्वेशन इज 4d, बिकॉज यहां पर डिग्री 4 थी, तो अब रेजिडुअल इक्वेशन की डिग्री क्या रह जाएगी 3 माइनस 8d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इस पर अगेन अगर हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगी, सिंस अब हमारे पास यहां पर एक रूट हो गया, तो अब चेक करते हैं सिंस d इज इक्वल टू 1, अगर हम इसमें 1 पुट करें तो ये इस पर सेटिस्फाई होता है। इसी तरह अगर हम इसमें -1 पुट करें तो ये भी सेटिस्फाई होता था, इसीलिए हमने वो चेक किया। इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो सिंथेटिक डिवीजन इस पर भी अप्लाई करेंगे। ये है जी 4 माइनस 8 5 माइनस 1 1 अप्लाई करेंगे तो 4 1 जार 4 माइनस 4 1 जार माइनस 4, और ये 1 1 1 जार 1, और ये आ गया 0।
तो रेजिड्यूअल इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन इज 4d², बिकॉज यहां पर क्या थी डिग्री 3, तो सिंथेटिक डिवीजन एक बार फिर करने के बाद d² माइनस 4d + 1 इज इक्वल टू 0, और ये सेकंड रूट हमारे पास ये आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है हमने सॉल्व। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 2d - 1 इंटू 2d - 1 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करने के बाद इसको देखें, ये फार्मूला भी बन रहा है 2d - 1 होल स्क्वायर का। तो दो रूट्स आ गए, 2d इज इक्वल टू 1 और 2d इज इक्वल टू 1। यहाँ से d इज इक्वल टू 1/2 और d इज इक्वल टू 1/2। ले जी, ये 4 रूट्स आ गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इनमें से जो 2 रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है, रिपीटेड है, और 2 रूट्स डिफरेंट हैं, तो उन डिफरेंट रूट्स के लिए अलहदा से होगा और जो रिपीटेड है उनके लिए अलहदा से होगा। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है उनके लिए, सो जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, फर्स्ट रूट कौन सा था, -1, तो c1e⁻ -1x तो -x प्लस c2, दूसरा रूट था 1e⁻1x तो अकेला x, प्लस इन दोनों के लिए इस हिसाब से जो रिपीटेड आते हैं उस हिसाब से c3 प्लस c4x इंटू e⁻1/2mx। ये जी हमारे पास आ गया जनरल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, 11, ये सारे बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके होंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 भी यही 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी यही है। तो जो मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 6th ऑर्डर की जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें 6 रूट्स बनेंगे, देखेंगे वो रूट्स कौन कौन सी टाइप के हैं, तो उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज 16d⁻6 प्लस 8d⁻4 प्लस d² y is equal to 0. This will be the equation number A. वही method, we have to find out the characteristic equation and then find out the roots of that characteristic equation and find the general solution according to that roots, the categories of roots. So characteristic equations is 16d⁻6 प्लस 8d⁻4 प्लस d² इज इक्वल टू 0। अगर हम देख सकें तो इसमें से d² कॉमन आ रहा है और ये बन जाएगा 16d⁻4 प्लस 8d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज आइदर d² इज इक्वल टू 0 और 16d⁻4 plus 8d² plus 1 is equal to 0. From here we can have d is equal to 0 and d is equal to 0. दो रूट्स हमारे पास ये बन गए हैं जो कि रिपीटेड रूट्स हैं और ये रियल रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स। Now for this we can write it as 4d² plus 1 whole square. ये 4d² plus 1 whole square का स्क्वायर बन रहा है, तो इसको मैं 4d² plus 1 इज इक्वल टू 0 एक मरतबा, बिकॉज ये 2 टाइम्स है, 4d² plus 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 4d² इज इक्वल टू -1, d² इज इक्वल टू -1/4 एंड d इज इक्वल टू +(-1/2 आयोटा 1). ये रूट 2 बन गए। सिमिलरली दूसरा वाला भी हमारा ज़ाहिर सी बात है यही चीज़ है, तो d इज इक्वल टू +(-1/2 आयोटा। 4 रूट हमारे पास आ गए। नंबर 1 दिस, 2, 3, 4, 5, 6
6 रूट्स हमारे पास, क्योंकि 6 ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू दीज रूट्स हम इसको कैटेगराइज करेंगे। ये जो पहले 2 रूट्स हैं ये हैं रिपीटेड रियल रूट्स, तो रिपीटेड रियल रूट्स के लिए यहाँ पर ये वो वाली कैटेगरी लगेगी। देन ये जो 2 रूट्स हैं ये हैं रिपीटेड कम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, तो इनके लिए दूसरी कैटेगरी लगेगी। तो इसमें मैं यहाँ पर 0 ± 1/2 आयोटा और 0 ± 1/2 आयोटा क्यों किया, बिकॉज हमें अल्फा और बीटा चाहिए होता है। तो अल्फा इधर हमारे पास 0 है, बीटा हमारे पास 1/2 है, तो उसके मुताबिक इसका जो सोल्यूशन बन जाएगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन of equation number A will be y is equal to, पहले इनके बारे में जो सोल्यूशन आएगा वो लिखेंगे, e⁻⁴ 0x इंटू c1 + c2x, ये इन दोनों का आ गया फर्स्ट। देन इन दोनों का लेने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस e⁻⁴ अगेन 0x इंटू C3, बिकॉज C1 और C2 पहले इस्तेमाल कर चुके हैं हम, C3 इंटू कॉज ऑफ बीटा x, कॉज ऑफ 1/2x प्लस C4 साइन ऑफ 1/2x यानी कि बीटा x, प्लस ये तो था रिपीटेड रूट के लिए 2 आएंगे, प्लस e⁻⁴x अगेन इंटू C5 कॉज ऑफ बीटा x प्लस C6 साइन ऑफ बीटा x। ये हमारे पास जो है वो जनरल सोल्यूशन बनेगा। अगर इसको आप अरेंज करके लिख दें तो e⁻⁴x 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 खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3 cos of 1/2x प्लस C4 sin of 1/2x प्लस C5 cos of 1/2x प्लस C6 sin of 1/2x। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का। अगर इसको आप नेक्स्ट और भी सॉल्व करना चाहें तो ये cos of 1/2x cos of 1/2x कॉमन ले लें और यहाँ से sin of 1/2x sin of 1/2x कॉमन ले लें, तो आपके पास वो थोड़ा सा और अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में आपके पास इनिशियल कंडीशंस दी होती हैं। पहले सबसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 इनिशियल कंडीशंस दी होंगी, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 होंगी। जितना उसका ऑर्डर होगा उतनी ही उसकी इनिशियल कंडीशंस होंगी, बिकॉज हमारे जो सोल्यूशन में जो कांस्टेंट्स बनते हैं, जितना ऑर्डर होता है उतना ही कांस्टेंट्स होते हैं। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मकसद ही ये होता है कि आपकी इनिशियल वैल्यूज़ दी होती हैं, उसके हिसाब से आप वो जो कांस्टेंट बनते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इनिशियल वैल्यूज़ यूज़ करके। तो वो जो इनिशियल वैल्यू यूज़ करके जो हमारे पास बनता है तो वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो वो फाइंड आउट करेंगे हम इनिशियल वैल्यूज़ लगा के। तो वो क्वेश्चन नंबर 16 है। उससे पहले इसने लिखा हुआ है सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है जी, d² प्लस 8d माइनस 9 इंटू y इज इक्वल टू 0 विच इज अ लीनियर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, या इसको A कह लें। साथ इसके इनिशियल वैल्यूज जो दी हुई हैं y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। व्हाट इज दैट इनिशियल कंडीशन। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि ये जो y है, जो सोल्यूशन हमारा आएगा उसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू भी 1 आती है। सेकंड इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर उसका मैं डेरिवेटिव ले लूं तो y डैश आ जाएगा हमारे पास। तो वो y डैश में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y डैश की वैल्यू 0 आती है। तो ये इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करके हम अपने कांस्टेंट c1 एंड c2 दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक
characteristic equation of A is d square plus ad minus 9 is equal to 0, which can be solved as d square minus 9d minus d square plus 9d minus d minus 9 is equal to 0, which can be written as d minus 1 into d plus 9 is equal to 0, or d is equal to 1 or d is equal to minus 9, which are two roots of that characteristic equation. Now according to these roots, अब ये दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, तो आपने फर्स्ट केस में ही इसको यूज कर देना है। तो इसका फर्स्ट केस के बाद आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर mx यानी कि 1x प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 9x. This is the general solution. Now we have to apply the initial values to find out c1 and c2. For that, this is equation number b. Now differentiating, because हमें y dash भी चाहिए, differentiating equation number b with respect to x, we get y dash is equal to इसका c1 e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e पे रेज टू पावर x ही आ जाएगा, इसका माइनस 9c2 e रेज टू पावर माइनस 9x आ जाएगा, वो आपको पता है, इसको इक्वेशन नंबर c बोल दें। अब हमने ये दोनों इक्वेशंस अप्लाई करने हैं। फर्स्ट अप्लाइंग y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट वाली किस पर, इक्वेशन नंबर b पर, एट इक्वेशन नंबर b। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैंने y की जगह 1 और x की जगह 1 लिख दिया तो ये सारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 इज इक्वल टू c1 e प्लस c2 e रेज टू पावर माइनस 9, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूं c1 e प्लस c2 ओवर e रेज टू पावर 9 माइनस 9 था ना, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर ए बी सी डी कह लें, डी ना कहें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसे। नाउ अप्लाइंग y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एट इक्वेशन नंबर c, ये इक्वेशन नंबर c है, इस पर y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब x की जगह 1 और y डैश की जगह 0, तो ये क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर कुछ भी नहीं माइनस 9 c2 e रेज टू पावर माइनस 9। इसको मैंने जब सॉल्व करके लिखा तो हमारे पास बन जाएगा c1 e इज इक्वल टू 9 c2 e रेज टू पावर माइनस 9, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे लें। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड को आपस में कर देना है सॉल्व। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो c1 e इक्वेशन नंबर 2 में से आया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। तो इसको जब मैंने 1 में पुट कर दिया तो 9c2 e रेज टू पावर माइनस 9 ऑलरेडी है, तो ये माइनस 9 को e रेज टू पावर माइनस 9 नीचे लिख देता हूँ प्लस 9 करके, प्लस c2 e रेज टू पावर 9 ऑलरेडी मौजूद है, इज इक्वल टू 1। ये हो जाना है 10 c2 e रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू 1। तो c2 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो e रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 आ गई, ये c2 की वैल्यू है। तो इसी c2 को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लें तो c1 की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। पुट c2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास जो बन जाएगी c1 e इज इक्वल टू 9c2, c2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे विच इज e रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 10, और साथ उसके क्या है e रेज टू पावर माइनस 9, यानी कि 1 ओवर e रेज टू पावर 9। ये e रेज टू पावर 9 e रेज टू पावर 9 के साथ कट जाएंगे तो c1 की जो वैल्यू आ जाएगी 9 ओवर 10 e, ये c1 की वैल्यू आपके पास आ गई। इन दोनों इक्वेशंस की जो c1 और c2 को आपने यहां पर इक्वेशन नंबर b में पुट कर देना है, तो वही हमारा सोल्यूशन होगा आफ्टर इनिशियल वैल्यू अप्लाई करने के बाद। पुट c1 एंड c2 इन
इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन नंबर बी हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू C1 9/10e इंटू ई रेज टू पावर x प्लस C2, what is C2? C2 is e raised to power 9/10 into e raised to power minus 9x, या फिर सॉल्व करने के बाद e raised to power 9/10 e raised to power x minus 1 प्लस 1/10 e raised to power 9 into 1 minus x। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन इन विच नो कांस्टेंट इज अवेलेबल। तो आपका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई अवेलेबल नहीं है, तो ये जनरल सोल्यूशन, दिस इज द जनरल सोल्यूशन एंड दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो गया। सिमिलरली अब मैं क्वेश्चन नंबर ये मैंने किया 16, अब 18 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज d square plus 6d plus 13 into y is equal to 0 and the initial conditions are y of 0 is equal to 3 and y dash of 0 is equal to -1। सोल्यूशन वैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के सिवा नहीं सॉल्व होगा, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसके दो रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो d इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा जी -6 प्लस -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ -3 प्लस -2 आयोटा। ये तो हमारे पास थर्ड केस बन गया। तो इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास हो, जनरल सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू e रेज टू पावर अल्फा यानी कि -3x इंटू C1 कॉज ऑफ बीटा यानी कि 2x प्लस C2 e साइन ऑफ बीटा यानी कि 2x। ये जनरल सोल्यूशन आपका बन गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेता हूं। अब मैंने अप्लाई करनी है इनिशियल कंडीशंस टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2। अप्लाइंग y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन इक्वेशन नंबर बी ए, तो y की वैल्यू 3 है, तो 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 e रेज टू पावर -0, तो -3 इंटू 0 अंदर आ जाएगा जी C1 कॉज ऑफ 2 इंटू 0, कॉज ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस C2 साइन ऑफ 0। तो ये सॉल्व होने के बाद 3 इज इक्वल टू e पर 0 1, C1 कॉज ऑफ 0 1 प्लस C2 साइन ऑफ 0 0, तो C1 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब इसी का डेरिवेटिव ले लेना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर ए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू e रेज टू पावर, अच्छा इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, e रेज टू पावर -3x सेम, और C1 -2C1 साइन ऑफ 2x प्लस 2C2 कॉज ऑफ 2x। ये आ गया जी। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सारे बंडल का सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव -3 e रेज टू पावर -3x इंटू वो वाला सारा सेम यानी कि C1 कॉज ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x। ले जी ये आ गया। अब इसमें अप्लाई करनी है सेकंड इनिशियल कंडीशन विच इज y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। अप्लाइंग
y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो y डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू सभी में 0 पुट करेंगे, तो e रेज टू पावर 0 इंटू -2c1 साइन 0 प्लस 2c2 कॉज 0 माइनस 3 e रेज टू पावर 0 c1 कॉज 0 प्लस c2 साइन 0। इधर से अगर आप देखें तो ये e रेज टू पावर 0 e रेज टू पावर 0 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पर साइन 0 0 ये सारा खत्म हो जाएगा, 2c2 और cos 0 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2c2 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 है इंटू इसके अंदर बच जाएगा यहाँ cos 0 1 और ये साइन 0 0, तो ये c1 बच जाएगा -3c1 इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अगर इसमें c1 की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास जो c2 की वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू 2c2 माइनस 3 3 9, तो 9 इधर आगे प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2c2 इज इक्वल टू 10, c2 इज इक्वल टू 5। ये c2 की वैल्यू आपके पास आ गई। कहीं से गलती हो रही है, यहाँ पे -1 आना है, तो अगर यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे 8 आएगा और 8 होगा तो यहाँ पे c2 की वैल्यू 4 आ जाएगी आपके पास। तो ये c1 और c2 की वैल्यूज अगर आप अपने जनरल सोल्यूशन में पुट आउट कर दें, देन हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, पुट c1 एंड c2 इन इक्वेशन नंबर a, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन जाएगा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर -3x इंटू c1। व्हाट इज c1? 3 cos ऑफ 2x प्लस व्हाट इज c2? 4 साइन ऑफ 2x। दिस इज द सोल्यूशन और फिनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नंबर 18। सो ये कुछ तरीकाकार था इनको सॉल्व करने का। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक लाजमी कर दिया कीजिए, इससे आपका कोई बिल नहीं आता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। जितना मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी मेहनत हम करते हैं, पहले प्रिपेयर करना पड़ता है सारा और इसके बाद आपको डिलीवर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।